नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम अप्रैल मंथ की जो मैगजीन थी विजन आईएएस की वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी देखो इसमें लगभग सभी टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आपका ये आज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें जो कि कल्चर वाला टॉपिक बचा है, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसी के साथ जो कि ये आपका अप्रैल मंथ का जो मैगजीन होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो आप जो कि पीटी के हिसाब से पीटी को ध्यान रखते हुए इस मैगजीन में न्यूज इन शॉर्ट करके जो कि 30-40 छोटे छोटे टॉपिक है आधे पेज के, वो जो कि यहाँ पे डाले गए हैं। तो जो कि आपको देखो मेंस के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपका न्यूज इन शॉर्ट वाला टॉपिक होता है हर मंथ का, इसको हम जो कि संडे को डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका न्यूज इन शॉर्ट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका आगामी जो एग्जाम है 2021 का पीटी, उसमें जो कि हेल्प करेगा। ये हम जो कि हर संडे को इसको हर मंथली मैगजीन का देख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे वहाँ पे। तो चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका संस्कृति वाला, वो टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग का चैनल है, जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना ही चैनल ग्रो करेगा, उतना ही अच्छी कंटेंट यहाँ पे आएगी। साथ ही आपको कोई भी क्वेरी हो इस इनिशिएटिव से लेके, या फिर कुछ और आपको चाहिए हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी आईएएस पीसीएस एग्जाम के लिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक देखते हैं, कल्चर का जो टॉपिक है। तो इसमें देखो कुछ उत्सव या त्यौहार जो कि न्यूज़ में थे, जो आपकी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमको जानना जरूरी होता है कि कौन सा त्यौहार किस स्टेट का है और किसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वही सब कुछ 7-8 त्यौहार यहाँ पे दिए गए, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो पहला त्यौहार में हमारा क्या आ रहा है, रंगोली बिहू। रंगोली बिहू देखो ये असम में मनाया जाता है। ये समझो जो बिहू वाला जितना त्यौहार आएगा सब कहाँ पर जाएगा, आपका असम में। अब इसी रंगोली बिहू को हम देखो बोहाग बिहू भी कहते हैं। यह जो कि असम में जो नव वर्ष की शुरुआत होती है उसका प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो हमारा अगला कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी देखो आपका पंजाब में मनाया जाता है। और ये देखो सिखों के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जो अब वर्ष आप देखो 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी सिख गुरुओं के 10वें गुरु जो थे, उन्होंने खालसा की स्थापना के लिए इस त्यौहार का चयन किया था। यानी इसी त्यौहार के समय जो कि खालसा की स्थापना की गई थी, इसलिए जो कि आपका जो बैसाखी का जो कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर देखो अब जो आपका नव वर्ष एक आपका त्यौहार है कि कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। इसे देखो पहला बोईशाख भी कहा जाता है। ये देखो बंगाली भाषा है, पहला बैसाख यानी पहला बैसाख जिसको बोला जाता है। तो इसलिए जो कि नव वर्ष के आपका एक फेस्टिवल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। देखो अगला आपका त्यौहार आ रहा है क्या, पुथंडू जिसे पिराप्पू या पुथु वर्षम भी कहा जाता है। यह देखो तमिलनाडु में जो मनाया जाने वाला नए वर्ष का एक त्यौहार है, और इसका वर्णन हमको संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है। फिर अगला त्यौहार आपका क्या है, विशु देखो आपका केरल में मनाया जाने वाला नव वर्ष के जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है विशु त्यौहार को। और यह देखो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की इसमें पूजा की जाती है। तो ये ध्यान रखना, विशु आपका कहाँ से संबंधित है, केरल से। फिर देखो महाविषुव संक्रांति। यह देखो जो आपका महाविषुव संक्रांति या उड़ीसा का नव वर्ष का पर्व है। और इसमें देखो जगन्नाथ मंदिर जो आपका पुरी का है उसकी जो कि इसमें पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, कहाँ का है, महाविषुव संक्रांति, ये उड़ीसा का। मैचिंग के लिए दे देता है आपका पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में कि कौन सा त्यौहार किस स्टेट से संबंधित है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। फिर देखो आपका क्या है, सिग्मोत्सव देखो आपका यह जो कि गोवा का जो कि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसको शॉर्ट में सिग्मो के रूप में जाना जाता है। यह देखो बताया जाए कि सामान्यतः यह होली के 2 सप्ताह पूर्व मनाया जाता है। और देखो इसमें बताया जाए कि शीतकाल या ग्रीष्म काल के में मौसम में बदलाव का यह प्रतीक है। मतलब ये आपका किसका सिग्मोत्सव किसके लिए मनाया जाता है, जो मौसम में ठंडी के बाद गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद ठंडी आती है, तो जो मौसम में चेंजेस होते हैं उसका ये प्रतीक आपका कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। और ये देखो धान की फसल से भी संबंधित उत्सव आपका है। इसमें देखो कुछ आपका पारंपरिक लोक नृत्य किए जाते हैं गोवा के, जैसे देखो गोफा और फुगड़ी, घोड़े मोड़नी यानी घोड़सवार योद्धाओं का नृत्य, मतलब एक तरह से मार्शल एक तरह से डांस वगैरह हो गया। तो ये आप भी ध्यान रखना, जो आपका गोपा और फुगड़ी डांस है, घोड़े मोड़नी डांस है, ये आपका कहाँ का है, गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि सिग्मोत्सव के दौरान जो कि परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका देखो एक लास्ट यहाँ पर फेस्टिवल बताया जा रहा है, जुड़ शीतल देखो बिहार में मनाया जाता है। मैथिली का ये नव वर्ष कहा जाता है, जो बिहार में मैथिली रीजन है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस मैथिली रीजन में इसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग मंदिरों के पुजारियों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करते थे। कुछ ऐसी वहाँ की परंपरा रिचुअल्स वगैरह हैं। तो ये हमने समझा जुड़ शीतल कहाँ का, आपका बिहार का है, सिग्मोत्सव गोवा का है, महाविषु संक्रांति उड़ीसा का है, विषु देखो केरल का है,
पुथंडू, पुथंडू आपको कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नववर्ष, नववर्ष देखो पश्चिम बंगाल का है। बैसाखी तो पंजाब का है, आप इजीली इसको जो कि सोच सकते हो। अब बिहू भी आप आराम से समझ सकते हो कि ये असम का होगा। तो ये हमने कुछ नए ईयर वाले फेस्टिवल यहाँ पे देखे जो कि इंपॉर्टेंट आपके पीटी के एग्जाम के लिए, इसको आप नोट डाउन करिएगा। देखो अगला मेंस के हिसाब से जो हमारा टॉपिक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नेटिव लैंग्वेज यानी देशज भाषा के संबंध में जो कि हमारी टॉपिक आ रही है। अब ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि देखो हमारे जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कि बोला कि घर पर अनौपचारिक शिक्षा के आरंभिक वर्षों में देशज भाषा में प्रदान किए जाने वाले मजबूत आधारभूत कौशल के महत्व को विस्तार करें। यानी कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनको जो कि शुरू में जो कि देशज भाषा में जो कि शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा कुछ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी संदेश देना चाहते थे, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब देखो कुछ इसका इंपॉर्टेंट हम समझ लेते हैं कि क्या है ये देशज भाषा। तो देखो कहा जा रहा है देशज भाषा के बारे में समझो। सामान्यतः जो आपका देशज भाषा और मातृभाषा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, किंतु लेकिन फिर भी देखोगे दोनों के मध्य एक सूक्ष्म अंतर विद्यमान होता है, तो बहुत हल्का सा अंतर होता है सामान्यतः, जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते रहते हैं। देशज भाषा और मातृभाषा एक जैसा ही मान लिया जाता है। तब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर के रूप में बताया जाए तो बोला जाए कि जो आपका देशज भाषा है यह आपका प्रथम भाषा होता है। यह उस क्षेत्र की भाषा को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति का विकास होता है, यानी जहाँ व्यक्ति शिक्षा लेने जाता है, जहाँ व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, विभिन्न समाज में जो कि विभिन्न लोगों से मिलता जुलता है, तो उसके वो वहाँ पे जो लैंग्वेज वगैरह प्रयोग करता है, सीखता है, जिस लैंग्वेज के थ्रू जो कि हर चीज़ को सीखता है, उसका सामाजिकरण वगैरह होता है, तो उसको देशज भाषा कहते हैं। लेकिन जबकि आपका देखो जो मातृभाषा था वो क्या होता है, वो आपका एक तरह से घरेलू भाषा है, यानी जन्मजात भाषा है, जिसे बच्चा जन्म के पहले ही माता के गर्भ से परिचित हो चुका होता है। लेकिन जब आपका देशज भाषा ये जब स्कूल वगैरह जाते हो या फिर परिवार में भी जब आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है तो लगभग अक्सर देखो इस देशज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत हल्का सा डिफरेंट आप समझ सकते हो कि क्या डिफरेंट है। जैसे एक तरह से घरेलू भाषा है, जन्मजात बच्चों के जो बच्चों के घर में परिवार में लोग होते हैं वो बच्चों को ऐसे खिलाने के लिए कुछ एक अपना घरेलू लैंग्वेज वगैरह यूज कर लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के विकास से संबंधित लैंग्वेज वगैरह आती है, जहाँ पे व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वहाँ पे जो कि देशज भाषा की बात आती है। तो ये हमने समझा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट और इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि यूएन ने वर्ष 2019 को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा संरक्षण वर्ष को के रूप में सेलिब्रेट किया है, यानी ईयर ऑफ इंटरनेशनल मदर टंग कंजर्वेशन के बारे में सेलिब्रेट किया है। तो इस वजह से भी देखो जब यूएन ने इसको एक पूरा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया, तो ये आपके यूपीएससी मेंस के हिसाब से देखोगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यूनेस्को बताता है, आपका एक रिपोर्ट यहाँ पे यूनेस्को की डेटा है कि यूनेस्को की जो संकटापन्न श्रेणी में देखोगे लगभग 196 भाषाएं सूचीबद्ध है, मतलब कि यूनेस्को ने पूरे विश्व से लगभग 196 भाषाओं को सिलेक्ट किया है जो कि अभी जो कि इनकी स्थिति गंभीर, मतलब ये विलुप्त प्राय की कंडीशन में है। अब देखो इसमें बताया कि विश्व में संकटापन्न भाषाओं की श्रेणी में सर्वाधिक संख्या भारतीय भाषाओं की, जो कि लगभग 40 भारतीय भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर, यानी इसलिए भी देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है क्योंकि भारतीय भाषा जो कि सर्वाधिक विलुप्त के कगार पर है, लगभग 40 भाषाएं भारत की हैं जो कि कगार होने विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। अब देखो कहा जाए कि यूएन के जो आपका संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक 2 सप्ताह में एक भाषा अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के साथ विलुप्त हो जाती है। मतलब हमारी जो आपका जो लोकल लैंग्वेज वगैरह है, जो बहुत सारी छोटी छोटी एरिया में लैंग्वेज बोली जाती है, तो बोला जा रहा है कि पूरे विश्व से अगर आप देखोगे तो लगभग बस मात्र 2 सप्ताह के अंदर ये इतने तेज़ी से विलुप्त हो रहा है कि 2 सप्ताह के अंदर एक भाषा का विलुप्तन हमको देखने को मिल जाता है। तब देखो बोला जा रहा है कि ये जो देशज भाषा है इसके क्या महत्व है, इसको यहाँ पे जानते हम लोग। मेंस में पॉइंट लिखने के लिए अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया गया। जैसे बोला जाए कि जो आपका देशज भाषा है यह सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, यानी जो आपकी सांस्कृतिक विरासत होती है, अगर आप बोल के जो कि आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हो तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते होगे, तो यही देशज भाषा होती जो आपकी होती है, उसी के थ्रू जो कि आप बोलकर अगली पीढ़ी को जो कि अपनी जो भी सांस्कृतिक विरासत होती है उनको जो कि प्रदान करते हो, उनको उनसे परिचय कराते हो। फिर साथ ही देखो यह देखो सामुदायिक पहचान का भी संकेत करता है, यानी आपका कार्य जो आपका देशज भाषा भी एक पहचान और केंद्र बिंदु प्रदान करती है, एक समुदाय के साथ बंधे रख इसको जो देशज भाषा है वो एक समुदाय के साथ लोगों को बांधे रखती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य सिद्धि को सुगम बनाती है। तो इस तरह से देखो ये आपके सामुदायिक पहचान को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही देखो ये देश की विविधता को भी संजोए रखती है। जैसे बोला जा रहा है कि सैकड़ों भाषाओं के सहअस्तित्व के साथ भाषाई विविधता भारत की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला में से एक है, यानी जो भारत की प्राचीन सभ्यता रही है विविधता वाली, तो उसी की आधारशिला में से एक है आपका देशज भाषा।
तो यहाँ से हमने समझा। फिर साथ ही देखो जो आपके बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न भी करता है आपका ये देशज भाषा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा के प्रारंभिक चरणों में अगर मातृभाषा या देशज भाषा में बच्चों को जो कि शिक्षा प्रदान किया जाए तो बच्चे इससे ज़्यादा जो कि अपने आप को रचनात्मक, इनकी जो बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति है उसमें जो देखो बढ़ावा हमको देखने को मिलता है। यानी बच्चे जो कि आसानी से सीखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, बजाय कि अगर मान लो यहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए लेकिन हो सकता है वो इंग्लिश से सहज ना, तो वो आसानी से नहीं सीख पाएंगे उस चीज़ को, है ना। तो इसलिए प्रारंभिक स्तर जो कि हमको देशज भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखो देशज भाषा के संबंध में कुछ संकट उत्पन्न करने वाले कारक हैं। कौन कौन से फैक्टर जिसके समक्ष देखो देशज भाषा जो हमारी है उसमें जो कि संकट नजर आ रहे हैं। जैसे बोला जाए कि अंग्रेजी भाषा को एक श्रेष्ठतर भाषा समझा जाना है, इसलिए देखो हर लोग जो कि अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। अंग्रेजी आज देखो सभी लोग जो कि मध्यम वर्ग के जितने व्यक्ति हैं सब जो कि सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है या फिर देशज भाषा उसको जो कि छोड़ उस पर जो कि उतना बल नहीं दे रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस पे बल नहीं दे रहे, उसको अनदेखा कर रहे हैं। फिर देखो साथ ही कहा जा रहा है कि आपका वैश्वीकरण के प्रसार से देशज भाषाओं का विशेष रोजगार परक महत्व नहीं रह गया। अब देखो आप वर्ल्ड में देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है विभिन्न देशों में, चाइनीज़ लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है ना। लेकिन आप हिंदी का देखो, हिंदी केवल देखो इंडिया में तो मेजरली रूप से बोली जाती है, लेकिन आप देखो कुछ जैसे मलेशिया में थोड़ा बहुत बोला जाता होगा, थोड़ा बहुत श्रीलंका वगैरह में बोला जाता है, इससे ज़्यादा जो कि मतलब गिने चुने 4-5 देशों में ही, छोटे छोटे देशों में बोली जाती है और कहीं हिंदी वगैरह उतना बोली नहीं जाती। तो अब देखो इसलिए बोला जाए वैश्वीकरण का प्रसार होता है तो वैश्वीकरण का जो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो कि हावी हो रहे हैं अन्य लैंग्वेज के ऊपर, इसी कारण देखो जो आपका देशज भाषा है वो जो कि संकट की स्थिति में है। साथ ही बोला जा रहा है आपका एक और कारक बताया जा रहा है कि देशज भाषाओं से संबंधित साहित्य को बढ़ावा देने तो पर्याप्त मौद्रिक प्रोत्साहन का अभाव है। यानी कि जो भी देखो देशज भाषा के लिए काम कर रहा है, जो साहित्य वगैरह लिख रहा है, तो उनको जो कि वो उस स्तर पर जो कि उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा जितने स्तर पर उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके और उनको भी लगे कि हाँ अगर हम इस संबंध में कुछ काम करें तो मेरा जीवन यानी आगे का जो भविष्य है, आर्थिक भविष्य, वो मतलब सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से जो कि लोग देशज भाषा से संरक्षण संबंधी कोई प्रैक्टिस वगैरह या फिर प्रावधान वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि देशज भाषा के संकट के लिए उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखो साथ ही इसमें देखो आगे की राह बताया जाएगी कैसे हम इसका संरक्षण वगैरह कर सकते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत प्रयास, हमको जो कि देखो बोला जा रहा है इसमें घर पर अपनी मातृभाषा का उपयोग करने से बच्चों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ सहज होना सरल हो जाएगा। भाषा का संरक्षण व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि विलुप्त होने की घटना किसी भी भाषा की व्यक्तिगत उपेक्षा के कारण ही होती है। जब देखो कोई व्यक्ति ही अपनी भाषा को छोड़ देगा तो उसका विलुप्त होना तय है। तो इसलिए व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक जो कि अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खासकर घर वगैरह में अगर है तो जरूर करना चाहिए और अपने बच्चों को उसी भाषा में बात करनी चाहिए। फिर देखो साथ ही कहा जाए सामुदायिक प्रयास, हमें मतलब सामूहिक रूप से जो कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो विद्यालयों में इस तरह की भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए, उसमें उससे संबंधित जो कि पाठ्य पुस्तक भी होना चाहिए। तो इस तरह की बातें किया जा रहा है। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग हम जो कि संकटापन्न भाषा, जो ऐसे भाषा जो विलुप्त के कगार पे, उनको जो कि आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। जैसे रिकॉर्ड वगैरह करके इनको रखा जा सकता है, पीपीटी वगैरह वीडियो वगैरह बना के, इस तरह का प्रयोग करके। फिर देखो बोला जाएगा जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह भी जो कि देशज भाषा के संबंध में काम कर रहा है। जिसे बोला जा रहा है कि जो इस नीति के तहत बच्चों को फाउंडेशन चरण पर यानी आरंभिक चरण पर देखोगे तो और उसके बाद भी बात किया जा रहा है कि विभिन्न भाषाओं लेकिन मातृभाषा पर विशेष बल देते हुए उसको अवगत कराया जाएगा। यानी जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो देखो विभिन्न भाषाओं में दी जाएगी, लेकिन मातृभाषा पर भी शिक्षा दी जाएगी, यानी मातृभाषा पर बल देते हुए अन्य भाषाओं को भी सीखने के लिए बल दिया जाएगा। तो इससे देखो जो आपका देशज भाषा है उसका संरक्षण हमको देखने को मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे और प्रयास में क्या बोला जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रयास किया गया, तो देखो बताया जा रहा है कि देश भर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में और विशेष रूप से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के लिए बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश करने हेतु केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की ओर से एक व्यापक प्रयास किया जाएगा। यानी अभी ऐसा आपका जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें इस तरह का प्रावधान है कि जो 8 अनुसूची में जो आपके लैंग्वेज वगैरह हैं और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनको जो कि संरक्षित करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए भाषा शिक्षकों का जो कि भर्ती अधिक से अधिक किया जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका अगला पॉइंट कि बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश, वही टॉपिक आपका
कि सरकार जो कि दोनों राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो कि बड़ी संख्या में जो कि भाषा शिक्षकों के निवेश करने हेतु प्रयास कर रही है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका प्रशासन एवं अदालती कार्यवाही है, इसमें भी देखो स्थानीय भाषा का उपयोग हमको करना चाहिए और निर्णय देने के लिए देशज भाषाओं का भी उपयोग करना उल्लेख किया गया है। हमारे जो प्रशासन है, अदालती कार्यवाही, वहाँ पर बताया गया कि इस तरह का भाषा यानी जो आपका लोकल भाषा है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में देशज भाषा के उपयोग में क्रमिक वृद्धि की जाए, मतलब आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे करके जो कि आपका हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन है वहाँ पर भी जो आपका देशज भाषा है उसकी जो कि प्रयोग करना चाहिए। फिर देखो देशज भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे बोला जाए कि आपके जो संविधान की 8वीं अनुसूची वहाँ पे 22 भाषाओं को रखा गया है, यानी इनके इनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किए जा रहे हैं और इनके संरक्षण के संबंध में भी काम किए जा रहे हैं। ये आपके जो 22 भाषाएं हैं, लेकिन बोला जाए कि हालांकि यह अनुसूची दर्शाती है कि भारत एक बहुभाषी देश है, तथापि अभी भी देखो लगभग 1300 मातृभाषाएं हैं जिन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। फिर देखो साथ ही बोला जा रहा है कि आपका जो अनुच्छेद 29 है वो भी देखो नागरिक के किसी अनुभाग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कोई भी नागरिक को अगर लगता है उसके भाषा को दिक्कत वगैरह हो रहा है तो वो अपनी भाषा को जो कि बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 30 भी है, धर्म या भाषा के आधार पर जो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन का अधिकार उनको दिया जा सकता है, ताकि वो जो कि उनका जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं वो भाषा की उनकी विलुप्ति ना हो पाए और उनका जो भाषा है वो जो कि उसको प्रोत्साहन मिले। फिर देखो साहित्य अकादमी भी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है। ये क्या कहते हैं, जैसे देखो साहित्य अकादमी के बारे में बताया जा रहा है कि यह अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करने वाली एकमात्र संस्था है। जो आपका साहित्य अकेडमी है, अकेडमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष 24 पुरस्कार प्रदान करती है। इसी तरह देखो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी देखो 22 अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है और ये भी जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि प्रोवाइड करती है, यानी जो भी लेख वगैरह ज्ञान इन भाषाओं में अच्छा होता है, उत्कृष्ट होता है, उनको जो कि पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के थ्रू जो कि उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अनुच्छेद 30 और आर्टिकल 29 और जो आपका 8वीं अनुसूची, ये भी जो आपके देखो जो कि कुछ प्रावधान है जो आपके देशज भाषा के संरक्षण के संबंध में कदम उठाते हैं। फिर देखो आपका एक और भी योजना चलाया गया है, भारत की लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु योजना, जिसको क्या बोला जा रहा है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जिसको SPPEL भी कहा जा रहा है। इस योजना की शुरुआत देखो आपका जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उन्होंने 2013 में किया था। किसके लिए किया था, जो देश की संकटापन्न या निकट भविष्य में संकटापन्न की संभावना वाली भाषाएं हैं उनको दस्तावेजीकरण करना, संग्रह करना, इसके लिए जो कि किया गया था ताकि वो जो कि विलुप्त ना हो जाए। अब देखो इसके लिए देखो ये कौन काम करेगा, इसके लिए देखो कर्नाटक के मैसूर में एक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई, जैसे जिसको क्या बोला जा रहा है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL की स्थापना की गई, जो ये काम देखेगा। तो यहाँ पे आपका ये देशज भाषा वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। तो कल्चर का ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया था, ये PT के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया था और एक आपका ये जो देशज भाषा था ये मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे था। काफ़ी डिटेल्स हमने इसको देखा, समझा और क्या समस्या थी, क्या समाधान हो सकता है और क्या प्रावधान किए गए वो देखा। अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक आपका एथिक्स का है और टॉपिक भी देखो कैसा है, विज्ञान या आस्था, राइट, यानी धर्म और विज्ञान की बात कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है आपका एसए के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथिक्स में मुश्किल से शायद ही कोई क्वेश्चन वगैरह उतना है, लेकिन एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी पॉइंट आपको मिलेंगे। कभी रिलीजन या साइंस के विषय में जो कि कुछ टॉपिक वगैरह आता है एसए में लिखने को, तो इस टॉपिक को मैं आपको करा नहीं रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं से पढ़ें, क्योंकि जब आप इसको रीडिंग करोगे तो आप जो कि विभिन्न शब्दों से, नए शब्दों से, पुराने शब्दों से परिचय होगा और आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से एस्से वगैरह लिखना चाहिए। तो ये वाला आप टॉपिक खुद स्वयं से पढ़िएगा। कुछ ऐसा नहीं है जिसको समझाना पड़े, आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, राइट। फिर देखो आगे क्या है आपका, सुर्खियों में रहे सरकारी योजना। तो जो आपका गवर्नमेंट स्कीम, एक गवर्नमेंट स्कीम की बात यहाँ पे करता है। देखो PT के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो उतना नहीं। देखो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3.0, यानी कि ये इसका तीसरा चरण जो कि शुरू हो गया है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बताया जाए कि यह ऐसे प्रवासियों और निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आरंभ किया गया था जिन्हें
कोविड-19 और लॉकडाउन से उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब इसके अंतर्गत देखो मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोविड-19 के कारण या फिर लॉकडाउन का जो गरीब निर्धन लोग थे उनको उनके पोषण के लिए, तो ये इसका उद्देश्य है। फिर देखो इसको बताया जा रहा है कि जो आपका PMGKAY है यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। इसको देखो जून 2020 में, जो कि पहला चरण इसका जून 2020 में शुरू हुआ था और नवंबर 2020 तक चला था। फिर देखो कहा जा रहा है कि जो आपका PMGKAY है, इसके यह जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल जो कि प्रदान करता है। यानी जो आपका ये स्कीम है ये क्या करता है, राशन तो देता है लेकिन कितना राशन, 5 किलो प्रति माह गेहूं या चावल जो कि देता है किसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। जैसे देखो अब राशन जो आपका PDS है, PDS सिस्टम में देखो कितना अनाज मिलता होगा, हर एक घर को 35 किलो अनाज दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। तब इसमें क्या किया जा रहा है आपका गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, इसी 35 किलो में जो कि 5 किलो राशन और ऐड किया जा रहा है पर पर्सन के हिसाब से। यहाँ देखो पर हाउस होल्ड है यानी एक घर में चाहे जितने लोग हो उनको 35 किलो मिलेगा, लेकिन पर्सन के हिसाब से अगर मान लीजिए घर में 6 लोग हैं तो यानी 5 गुणे 6 कर दो आप, यानी 30 किलो उनको राशन और दिया जाएगा उस घर को आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इसी तरह देखो प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है उसको 5 किलो राशन पर पर्सन के हिसाब से दिया जाता था, जो मतलब ज़्यादा वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको प्रायोरिटी दिया जाएगा ऐसे घर को, तो वहाँ पे पर पर्सन 5 किलो दिया जाता था। फिर उसको जो कि इसी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जो कि 5 किलो और पर पर्सन यहाँ पे देने का प्रावधान किया गया। यानी करेंगे मतलब जो भी PDS वगैरह सिस्टम थी उसी में 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से और ऐड कर दिया गया है आपका कोविड-19 के थ्रू। अब देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आप समझ लो जो चावल गेहूँ और मोटे अनाज है उसके दाम कितने रुपए में बिकते हैं। तो देखो जो चावल है आपका वो 3 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, गेहूँ जो कि 2 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है आपका PDS शॉप पे। फिर देखो कहा जाए कि योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की लागत पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको जो कि राज्य सरकार भी शेयर करी, नहीं, ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको देखो पूर्णतः जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली ये आपका स्कीम है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म होता है। फिर उसके बाद देखो आपका अगला टॉपिक क्या है, न्यूज इन शॉर्ट। जैसे हमने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि न्यूज इन शॉर्ट देखो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूज है, 30-35 न्यूज है जो कि आपका 14-15 पेज में है। इसको जो कि हम संडे के दिन डिस्कस करेंगे और उसी दिन जो कि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखो एक तरह से अप्रैल मंथ का जो मैगजीन है वो पूरा समाप्त होता है। हमने काफ़ी डिटेल से जो कि ये आपका पूरा मैगजीन जो कि 14 से 15 दिन के अंदर जो कि पूरा का पूरा मैगजीन कवर किया है। और मैंने इसका देखो ये जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में अपने जो कि इस PDF को भी ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट के साथ जो कि सेंड कर दिया है। वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड करके इसका क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए जो कि इस PDF को यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम समय में आपका अच्छे टॉपिक सारे पॉइंट जो कि कवर करा देगा। तो उम्मीद है आपको ये इनिशिएटिव जो हमारा आपका है हिंदी मीडियम का हिंदी मैगजीन को कवर करने का वो आपको पसंद आया होगा। चलो कल से हम देखेंगे मई मंथ का, यानी अप्रैल मंथ का ख़त्म हो गया, अब मई मंथ का जो मैगजीन है उसको कवर करेंगे धीरे धीरे, वो भी 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।